Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel, The Alpha Care. आज की इस वीडियो में हम वायरसेस के बारे में बात करेंगे। अब आप लोगों को जिंदगी में कभी नज़ला, जुकाम, जिसे हम कॉमन फ्लू कहते हैं, ये हुआ होगा, जिसमें ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप कोई भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स स्पेशली डिज़ाइन होती हैं बैक्टीरियाज के अगेंस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज के खिलाफ काम करती है, क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है वो एक वायरस की वजह से होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स इस कंडीशन में काम नहीं करती। और आज की वीडियो में हम इन्हीं वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरसेस क्या हैं, ये किस चीज से बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये रिप्लिकेशन किस तरह करते हैं और इनका अफेक्ट क्या होता है, ये ह्यूमन हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करते हैं, ये किस तरह हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस जो है ये माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज है, ये बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, और इनका साइज जो है वो 20 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक इसके दरमियान इनका साइज होता है, जिसकी वजह से हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें इंतहाई पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ये सेल से भी छोटे होते हैं, ये सेल से नहीं बने होते, जिसकी वजह से ये सेल से भी बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनके खुसूसियतों में दूसरी खुसूसियत ये है कि वायरसेस जो हैं दीज आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब ये है कि ये हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। वायरसेस जब कभी किसी सेल के अंदर जाते हैं तो उस सेल के ऊपर कब्जा करके अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो उस सेल के अंदर या फिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। अब अगर आप देखें तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही ज्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म है, जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखता, उसके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और वो भी हमारे अंदर, इंसानों के अंदर या फिर जानवरों के अंदर वो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करता है। तो अब वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क है, तो उसको जानने के लिए अगर हम वायरसेस की तीसरी खुसूसियत को देखें तो वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ऐसे पार्टिकल्स हैं जो जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए या फिर जिनको जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे लिविंग सेल की जरूरत पड़ती है। वो किसी दूसरे लिविंग सेल के बगैर अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर आप बैक्टीरियाज को देखते हैं तो बैक्टीरियाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो अपनी जिंदगी के लिए उनको किसी दूसरे सेल की जरूरत नहीं होती, उनको किसी दूसरे सेल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, वो पूरे के पूरे सेल से बने होते हैं, उनके अंदर सारी वो चीजें होती है, वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जो उनको जिंदा रखती हैं। तो उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी सारे कामों के लिए, किसी भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वायरसेस के ऊपर डिफरेंट डिबेट्स होती हैं कि क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वायरसेस को आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते और ना ही आप इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। इनकी कुछ खुसूसियतें लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलती हैं और कुछ खुसूसियतें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलती हैं। इसीलिए ये जितने भी वायरसेस हैं वो सारे के सारे बॉर्डर लाइन पर होते हैं, वो दरमियान में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी। वायरस को जब कोई लिविंग सेल मिल जाता है, जब उस सेल के अंदर चला जाता है, तब ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, जैसे कि वायरस अपनी रिप्लिकेशन करता है, वायरस अपनी रिप्रोडक्शन करता है, और उस सेल के अंदर वायरस फिर डिफरेंट बीमारियां पैदा करता है जो कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ऑन द अदर हैंड जब वायरस किसी सेल से बाहर होता है, जब उसको कोई सेल नहीं मिलता, तो वायरस अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता, वह क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में फिर वायरस जो है वो सदियों तक जिंदा रहता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जो कि एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसी वजह से इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहा जाता है। जब अब अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर नजर डालें तो वायरसेस बने होते हैं प्रोटीन से। वायरस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। वायरस के अंदर दोनों एक साथ
नहीं हो सकते। जैसे कि हमारे अंदर डीएनए भी मौजूद होता है और आरएनए भी मौजूद होता है, लेकिन वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और इसके साथ इसी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। और जब यही जेनेटिक मटेरियल और ये प्रोटीन ये इकट्ठे होते हैं और बस ये एक वायरस बना लेते हैं। वायरस में इसके अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता। अब कुछ वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर एक दूसरी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि लिपिड से बनी होती है, जिसको एनवलप कहा जाता है। और इसके ऊपर कुछ और प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सरफेस प्रोटीन्स होते हैं वायरस के। इनकी सतह पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है, जो स्पाइक या फिर कांटों की शक्ल में होते हैं, जिनको वायरस इस्तेमाल करता है अटैचमेंट के लिए। किसी होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट के लिए इनको वायरस इस्तेमाल करता है। तो वायरस में टोटल इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका डीएनए होगा या फिर इसका आरएनए होगा, और इसके साथ प्रोटीन्स होते हैं, और बस उसके अलावा वायरस में और कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वायरस एक बहुत ही इंतहाई छोटा पार्टिकल होता है। अब अगर हम वायरस की रिप्लिकेशन देखें कि वायरस किस तरह अपने आप को डिवाइड करता है, वायरस किस तरह रिप्लिकेट करता है और कैसे वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीजेस पैदा करता है, तो जैसा कि हमने बात की कि वायरस को अपनी रिप्लिकेशन के लिए एक दूसरे होस्ट सेल की, एक दूसरे लिविंग सेल की जरूरत है। वायरस किसी और लिविंग सेल के अलावा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसको किसी एक लिविंग सेल की जरूरत है। जब इसको वो लिविंग सेल मिल जाता है तो तब ये वायरस उसके साथ अटैच हो जाता है। किस तरह अटैच होता है? यही जो सतह सरफेस प्रोटीन्स होते हैं वायरस के ऊपर, इस वायरस की सतह के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं, इसी तरह जितने भी हमारे सेल्स हैं उनकी सरफेस पर, उनकी सतह पर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। उनका काम सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है सेल के अंदर और बाहर। अब वो सेल्फेस प्रोटीन जो है वो रिजेम्बलेंस होते हैं, वो मुशाबिहत शो करते हैं किसके साथ? वायरस के स्पाइक्स के साथ, वायरस के सरफेस प्रोटीन्स के साथ। तो वायरस उन्हीं प्रोटीन्स को, अपने सरफेस प्रोटीन्स को इस्तेमाल करता है और वो जाके उनके साथ अटैच हो जाता है, उनके साथ वो मिल जाता है। चूंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, तो इसी वजह से सेल को लगता है कि ये मेरे खुद के प्रोटीन्स है, जिनकी वजह से सेल उस वायरस को अपने अंदर आने देता है। अब हर एक वायरस जो है वो हर एक सेल के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है हर एक सेल के ऊपर डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं, मुख्तलिफ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इसी वजह से वायरस को अपने अपने सेल्स का पता होता है। वायरस को पता होता है कि मेरे ऊपर जो प्रोटीन्स है या फिर मेरे पास जो प्रोटीन्स है वो कौन से सेल के साथ मुशाबिहत रखते हैं। तो वायरस उन्हीं स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर जाता है और उनके ऊपर अटैक करता है, उनके साथ बाइंडिंग करता है और फिर उनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करके अपनी रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि अगर आप डेंगू वायरस की मिसाल लेते हैं, तो डेंगू वायरस के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है। और अगर आप कोरोना वायरस को देखें तो कोरोना वायरस जो है वो अल्वुलस सेल के साथ अल्वुलस सेल के ऊपर अटैक करता है। अल्वुलस सेल्स ये हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको अल्वोलाई कहा जाता है। तो उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है ACE2, जो कि कोरोना वायरस के सरफेस प्रोटीन के साथ मैच खाता है, उनके साथ वो एक जैसे सिमिलर होते हैं, उनके साथ वो मुशाबिहत रखते हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस आके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है और फिर उसके बाद अपनी आगे रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। तो फिर अगर जिस तरह अब सेल वायरस को अपने सरफेस अपने अब वायरस को अपने सेल्स मिल गए हैं, तो फिर सेल वायरस क्या करेगा? वो उनके सरफेस प्रोटीन्स के साथ अपने प्रोटीन्स को बाइंड करेगा और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए या फिर अपना आरएनए, उसको उस सेल के अंदर एंटर कर लेगा। अब जैसे ही वायरस का डीएनए या फिर वायरस का आरएनए वो सेल के अंदर चला जाता है, तो फिर वायरस उस सेल को कहता है कि अब तुम अपने प्रोटीन्स नहीं बनाओगे बल्कि मेरे इस जेनेटिक मटेरियल की कापियां बनाओगे। वायरस उस सेल के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसको मजबूर करता है कि वो वायरस के डीएनए को रिप्लिकेट करे, उसकी कापियां बनाए। अब वही सेल जो पहले अपने लिए अपने नेसेसरी, अपने ज़रूरी प्रोटीन्स बना रहा था, अब वो अपने प्रोटीन्स नहीं बनाता बल्कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट करता है और वायरस के प्रोटीन्स बनाता है और वायरस के जेनेटिक मटेरियल बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वही जो अब उस सेल के अंदर वायरस के डिफरेंट प्रोटीन्स बन गए हैं, वायरस का कैप्सिड बन गया है और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी डिवाइड होके तैयार हो गया है। अब वही सारे
जेनेटिक मटेरियल और सारे प्रोटीन्स वो इकट्ठे होंगे और नए वायरसेस बनाएंगे। तो इस तरह एक सेल के अंदर उस एक जेनेटिक मटेरियल से बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में वायरसेस बन जाते हैं, और जब वायरसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अमाउंट में, तो फिर वो उस सेल को फाड़ कर, उस सेल को तोड़कर उससे बाहर निकल जाते हैं और वो बाकी सेल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर लेते हैं, और इस तरह वायरसेस एक हेल्थी इंसान के अंदर, एक हेल्थी पर्सन के अंदर डिजीजेस पैदा करते हैं। अब अगर हम बात करें वायरसेस की अक़साम की, तो बहुत ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं वायरसेस की, जिनमें से सबसे पहले आता है डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर इनके जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए पाया जाता है, इनके अंदर आरएनए नहीं होता। इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस आता है, इसमें हर्पीज वायरसेस आते हैं। इसके बाद आते हैं आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर उनके जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आरएनए होता है, उनके अंदर डीएनए मौजूद नहीं होता, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, जैसे कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी वायरस हो गया, और जैसे कि कोरोना वायरस। और ये वायरसेस जो हैं ये डीएनए वायरसेस की बनिस्बत थोड़े कमजोर होते हैं। उसके बाद फिर आते हैं एनवेलप्ड वायरसेस, वो वायरसेस जिनके ऊपर इनकी कैप्सिड के अलावा एक दूसरी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि लिपिड से बनी होती है, जिसको एनवेलप कहा जाता है। और फिर नॉन एनवेलप वायरसेस, नॉन एनवेलप वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर, जिनके ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं होता, जिनमें सिर्फ और सिर्फ इनका डीएनए होता है या फिर इनका आरएनए होता है, और इनके ऊपर एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। इसके अलावा इनके ऊपर और कुछ भी चीजें और कोई भी चीज मौजूद नहीं होती, जिसमें पोलियो वायरस आता है या फिर रेनो वायरसेस आते हैं। इसके अलावा फिर वायरस की दो और किस्में हैं, जिनमें से एक को जूनोटिक वायरस कहा जाता है और बाकियों को ह्यूमन वायरसेस कहा जाता है। जूनोटिक वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि जानवरों से इंसानों के अंदर आए हुए होते हैं, जो कि मेनली जानवरों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन जानवरों से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसमिट हो जाते हैं ह्यूमंस के अंदर भी, जिसमें एबोला वायरस आता है, जिसमें जीका वायरस आता है, और जो कि कोरोना वायरस था इसको भी एक जूनोटिक वायरस कहा जाता था, क्योंकि 2002 में इसको पहली दफा रिपोर्ट किया गया था, और ये एक कैमल में रिपोर्ट हुआ था, जिसकी वजह से इसको एक जूनोटिक वायरस कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं ह्यूमन वायरसेस। ह्यूमन वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कि ह्यूमंस को, इंसानों को अफेक्ट करते हैं, जो कि इंसानों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, जिनमें चिकन पॉक्स आता है, जिनमें डेंगू आता है। इस तरह के ये सारे वायरसेस जो हैं ये ह्यूमन वायरसेस हैं। अब हम बात करते हैं वायरस ट्रांसमिशन की, कि वायरस किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान को लगते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट कंटेक्ट। अब अगर कोई एक इंसान है जिसको वायरल बीमारी है, जिसको वायरल इन्फेक्शन है, तो अगर उससे कोई हेल्थी इंसान जाके हाथ मिलाता है या फिर उससे गले मिलता है, तो उसकी बॉडी जो है वो उसके साथ टच हो जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से वायरस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। दूसरा तरीका जो है वायरस के ट्रांसमिशन का वो है रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स। अब रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए भी वायरस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वो आके आपके सामने खांसी कर ले या फिर आपके सामने छींक मार ले, तो उसके मुंह से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनके अंदर वायरसेस मौजूद होते हैं। वो पार्टिकल जब आके आपके ऊपर पड़ेंगे तो आपके पास भी, आपकी बॉडी के ऊपर वो वायरस लग जाएंगे, और फिर इसी तरह से वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। या फिर अगर वो बंदा आके आपके साथ, आपके करीब बैठ के आपसे बातें करें, तो उसके मुंह से जो हवा निकलेगी उसमें भी वायरसेस मौजूद होते हैं, और उसी हवा में फिर आप सांस लेते हैं, उस इन्वायरमेंट में आप सांस लेते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तीसरा तरीका है कंटेमिनेटेड सरफेसेस का। अब अगर हम किसी ऐसी सरफेस के ऊपर बैठते हैं या फिर किसी ऐसी सरफेस को हाथ लगाते हैं जिसके ऊपर वायरसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि अगर कोई एक कंटेमिनेटेड पर्सन था, कोई एक ऐसा इंसान था जिसको वायरल बीमारी थी, वो आके किसी जगह पे बैठ गया, फिर उसके उठने के बाद हम जाके उसी जगह पे बैठते हैं या फिर जगह को टच करते हैं, तो वहाँ पे जो वायरसेस मौजूद थे वो हमारे हाथों के साथ आ जाते हैं। या फिर हॉस्पिटल्स में जहाँ पे टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरीज में जहाँ पे वायरल सैंपल्स रन किए जाते हैं, उन पे काम किया जाता है, तो वहाँ पर भी वायरसेस मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे हम अगर किसी चीज़ को छूते हैं, उसको टच करते हैं, तो उस पे जो वायरस लगे होते हैं वो हमारे हाथों के साथ लग जाते हैं, और इसी तरह वायरस जो है वो
ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसके बाद जो है वायरस इंसेक्ट्स के ज़रिए भी ट्रांसमिट होते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक डेंगू वायरस की मिसाल लेते हैं या फिर अगर आप ज़िका वायरस की मिसाल लेते हैं, तो ये जो है ये इंसेक्ट्स के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं, ये मच्छरों के काटने से ट्रांसमिट होते हैं हेल्थी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को। अब यहाँ पे आपको कुछ वायरसेस नज़र आ रहे होंगे जो कि इंसानों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों के अंदर एक बीमारी पैदा करता है जिसको इन्फ्लुएंजा कहा जाता है या फिर जिसको फ्लू कहा जाता है। उसके बाद रेनो वायरस आता है जो कि कॉमन कोल्ड की एक बीमारी है जो इंसानों के अंदर पैदा करते हैं, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, जिसको हम आम नज़ला या जुकाम कहते हैं। तो ये बीमारी होती है रेनो वायरस की वजह से। फिर उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस की और भी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई, इस तरह के डिफरेंट वायरसेस हैं जो हमारे अंदर हेपेटाइटिस पैदा पैदा करते हैं, हेपेटाइटिस की मर्ज पैदा करते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस ये लफ्ज़ जो है ये दो अल्फाजों का मजमूआ है। इसमें पहला है हेपा। हेपा निकला है हेपेटोसाइट से। हेपेटोसाइट्स वो सेल्स हैं जो हमारे लिवर में पाए जाते हैं। हमारे लिवर सेल्स को कहा जाता है हेपेटोसाइट्स, और टाइटस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। हमारे लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है तो ये हमारे हेपेटोसाइट्स को टारगेट करता है, ये उनके ऊपर अटैच होता है और उनके अंदर जाके फिर अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अपनी रिप्लिकेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे हेपेटोसाइट सेल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाते हैं, तो फिर वो अपना काम सही से नहीं कर सकते। तो इसी कंडीशन को कहते हैं हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन हेपेटोसाइट सेल्स। इस बीमारी को ज्यादातर जोड़ा जाता है यरकान के साथ। इसको, हेपेटाइटिस को और यरकान को एक ही चीज समझी जाती है, लेकिन ये हेपेटाइटिस और यरकान एक चीज नहीं है। हेपेटाइटिस एक बीमारी का नाम है, जबकि यरकान एक अलामत है, ये एक बीमारी की अलामत है। यरकान को इंग्लिश में जॉन्डिस कहा जाता है। तो ये जब हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारी आरबीसी, जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है, जब वो मर जाती हैं, जब वो टूट जाती हैं, तो उनके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे एलिमेंट में, जिसको बिलिरुबिन कहा जाता है। वो बिलिरुबिन नॉर्मल कंडीशन में, वो बिलिरुबिन फिर आता है हमारे लिवर में, और फिर लिवर उसको साफ करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं या फिर हमारा लिवर सही से फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता हेपेटाइटिस की वजह से या फिर किसी और कंडीशन की वजह से, तो वही बिलिरुबिन जो है वो फिर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आईज येलो दिखना स्टार्ट हो जाती है, हमारा चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है। तो इस कंडीशन को, इस अलामत को फिर यरकान कहा जाता है, जो कि किसी भी वजह से हो सकती है, जो ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस की वजह से। अगर आप कोई ज़्यादा गर्म दवाइयाँ खा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी हो सकती है। या फिर आपकी कोई ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और आपका बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। और भी बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं जिनमें आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो अगर किसी एक इंसान को यरकान है, किसी एक इंसान को जॉन्डिस है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हेपेटाइटिस होगा। लेकिन अगर उसको हेपेटाइटिस है तो फिर हेपेटाइटिस की अलामतों में से एक अलामत जॉन्डिस भी है। इसके बाद फिर दूसरा वायरस यहाँ पे है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस जिसको कहा जाता है। ये इंसानों के अंदर एक कंडीशन पैदा करता है जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है, एड्स जिसको कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है हमारे जिस्म की, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक नॉर्मल सी बीमारी से भी फाइट नहीं कर सकते। तो ये होता है HIV वायरस की वजह से। उसके बाद फिर आता है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस हमारे अंदर, इंसानों के अंदर डेंगू फीवर काज करता है, ये बुखार पैदा करता है। फिर उसके बाद आता है जीका वायरस। अब जीका वायरस और डेंगू वायरस ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये सेम फैमिली से और सेम जीनस से ये दोनों बिलोंग करते हैं, और दोनों होते भी सेम तरीके से हैं। डेंगू भी एक मच्छर के काटने से होता है, और जीका वायरस भी एक मच्छर के काटने से होता है, और उसी मच्छर के काटने से होता है जिसको जो मच्छर हमारे अंदर डेंगू पैदा करता है। लेकिन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेस है, इनके सिम्टम्स भी सेम है। डेंगू की वजह से भी हमें बुखार होता है और जीका वायरस की वजह से भी हमें
बुखार होता है, लेकिन डेंगू में प्लेटलेट ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ मेडिसिन्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि बिरोफिन होगी वो आप नहीं यूज़ कर सकते, या फिर बाकी जो मेडिसिन्स है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेनाडोल या फिर इस तरह की मेडिसिन्स लेनी होती हैं। लेकिन ज़िका वायरस में आप इस तरह की बाकी पेन किलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्लेटलेट ड्रॉप ज़्यादा ज़्यादा नहीं होता, इसमें आपका प्लेटलेट ड्रॉप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप बाकी पेन किलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेंगू में आप ज़्यादा पेन किलर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है एबोला वायरस। एबोला वायरस, इसको एबोला नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये 1976 में इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था और युगांडा में एबोला नामी एक दरिया के पास, जिस वजह से इसको एबोला वायरस नाम दे दिया गया। अब एबोला वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है जो कि अनलाइक कोरोना वायरस ये रिस्पायरेटरी ट्रैक से ट्रांसमिट नहीं होता, जो बल्कि ये डायरेक्ट कंटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स में आता है कि इंसान को बहुत ही तेज बुखार होता है और इंसान को ब्लीडिंग होती है, इंटरनली भी ब्लीडिंग होती है और एक्सटर्नली ब्लीडिंग भी होती है। आपको सिवियर वीकनेस होगी और साथ साथ आपका मसल पेन होता है, और इस ये जो बीमारी इंसानों में काज करता है उसको एबोला डिजीज कहा जाता है, जिसके लिए अभी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। अगर आप इसके खिलाफ वैक्सीन लगाते हैं तो आपको इस आप इस कंडीशन को हील कर सकते हैं, आप इससे अपने लिए बचाव हासिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा वायरस आता है जो कि है मेसिलीज वायरस, जो कि इंसान में मेसिलीज की बीमारी खास करता है, जिसको खसरा कहा जाता है उर्दू में। ये जो है ये एनवायरनमेंट से ट्रांसमिट होता है। इसकी खास बात ये है कि अगर एक इंसान है जिसको मेसिलीज है और वो किसी एक महफिल में बैठा है और उस महफिल से वो अगर उठकर जाता है तो उसके जाने के बाद भी वो वायरस 2 घंटों तक वहां पे मौजूद होता है। फिर उस जगह पे, उस हवा में, उस एनवायरनमेंट में अगर कोई इंसान सांस लेता है तो उस एनवायरनमेंट से उसके अंदर भी ये मेसिलीज वायरस जो है वो एंटर हो सकता है। इसलिए वो इलाके जहाँ पर लोगों ने मेसिलीज के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं ली हुई होती, तो वहाँ पे मेसिलीज बहुत तेजी से फैलता है। इसकी अलामतों में से खास अलामत यह है कि आपके मुंह के अंदर सफेद दाग बन जाते हैं। इसके साथ साथ मेसिलीज का जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा खांसी होती है और उसकी आंखें जो है वो लाल होती हैं। तो ये कुछ वायरसेस थे और कुछ बीमारियां थी जो ये वायरसेस इंसानों के अंदर पैदा करते हैं। अब आते हैं हम अपने लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है वायरल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कि अब हम इन वायरसेस से बचाव किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर किसी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तो आपको वैक्सीन्स लगानी चाहिए। वैक्सीन्स क्या करती हैं कि वो मदद करती हैं हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को, हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करती है एक वायरस को पहचानने में और उसके खिलाफ फाइट करने में। अब ये किस तरह मदद करती हैं? वैक्सीन असल में उसी वायरस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसी वायरस की कमजोर किस्म होती है, या फिर उसके डीएनए या उसके आरएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हम वैक्सीन के जरिए अपने जिस्म के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, अपने जिस्म के अंदर ट्रांसमिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब वो हिस्सा तो हमारी जिस्म के अंदर बीमारी पैदा करने के काबिल तो नहीं होता, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके अगेंस्ट अफेक्टिव एंटीबॉडीज बना लेता है। और तो फिर जब मुस्तकबिल में जब कभी भी ये वायरस दोबारा हमारे जिस्म के अंदर आएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। तो जैसे ही वो वायरस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसी वक्त उसको खत्म कर लेगा और और वो वायरस जो है वो फिर हमारे अंदर बीमारी पैदा नहीं कर सकेगा। तो अगर किसी वायरस के खिलाफ वैक्सीन मौजूद हैं तो हमें उसके खिलाफ वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन हमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं एक वायरसेस के खिलाफ फाइट करने में। उसके अलावा फिर उसके बाद आते हैं एंटीवायरल मेडिकेशंस। अब एंटीवायरल मेडिकेशन जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, इसी तरह वायरसेस के लिए एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं जो हमें जो क्या काम करती है, जब हम उन मेडिसिन को लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके उन सेल्स को टारगेट करती है जिनके अंदर वायरस की रेप्लिकेशन हो रही होती है। तो ये उन सेल्स के अंदर जाके वायरस की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर लेती है, उसको ख़त्म कर लेती हैं, जिसकी वजह से वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, वायरस अपनी प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ा सकता, जिसकी वजह से वायरस बहुत कम होते हैं और वो फिर हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करने के काबिल
नहीं रहते। और लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पर्सनल हाइजीन। हमें अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। अगर हम कोई भी काम करते हैं या फिर किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसके बाद हमें आगे सबसे पहले हाथ धोने चाहिए, उसके बाद कोई और काम करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमने जाना कि वायरसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो हमें नहीं पता कि किस चीज़ के ऊपर वायरस मौजूद है और किस चीज़ के ऊपर नहीं है। तो बेहतर ये है कि हमें हर वक्त अपने हाथ धोने चाहिए, खुद को कवर रखना चाहिए, गंदगियों से दूर रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको वायरल डिजीज़ है, जिसको वायरल इन्फेक्शन है, तो उससे फासला रखना चाहिए, उसके साथ उसके पास जाके नहीं बैठना चाहिए, उससे हाथ नहीं मिलाने चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके पास जाके बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, तो वो भी हमसे बातें करेगा, या फिर हम उससे हाथ मिलाते हैं तो वायरस जो है, उसके अंदर जो वायरस होते हैं वो हमारे अंदर मुंतकिल हो सकते हैं और फिर हमें भी वायरल डिजीज हो सकती है। तो हमें खास फासले में रहना चाहिए, जिस तरह के कोरोना में कहा गया था कि आपको कम से कम 6 फीट का फासला रखना चाहिए और आपको हैंडशेक नहीं करनी चाहिए, आपको प्रॉपर मास्क पहनने चाहिए। अगर हम ये पर्सनल हाइजीन के स्टेप्स फॉलो करते हैं और डिफरेंट ये जितने भी स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए, अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं, प्रॉपर एंटीवायरल मेडिकेशन लेते हैं, तो हम अपने आप को और बाकी सब लोगों को वायरसेस से बचा सकते हैं। हम वायरसेस के खिलाफ फिर बचाव हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या फिर आपको कोई राय देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।